नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस का सेट कराया जाएगा और ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। अगला सवाल है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सांभर झील जो है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 110 में जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला सवाल है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। तो सही जवाब है कि भारत के नागरिकों को एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। अगला सवाल है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है महान्यायवादी होता है। अगला सवाल है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। तो सही जवाब होगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। अगला सवाल है कि किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो सही जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो क्या कहलाती है। तो सही जवाब होगा गैस कहलाती है। फ्रेंड्स, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया। तो सही जवाब होगा कमल व रोटी। कमल व रोटी जो है यह चिन्ह 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह जो है निश्चित किया गया। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आगा खां जो थे यह मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ। तो सही जवाब होगा 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। अगला सवाल है कि भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो सही जवाब होगा 9 देश हैं। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की। अगला सवाल है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17% आबादी जो है भारत में निवास करती है। अकेले भारत में विश्व का 17% आबादी निवास करती है। अगला सवाल है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है। तो सही जवाब होगा भारत व चीन। भारत व चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। अगला सवाल है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो सही जवाब होगा अंडमान सागर में न्यू
मूर द्वीप स्थित है? अगला सवाल है कि अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला सवाल है कि सांभर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में सांभर झील स्थित है। अगला सवाल है कि थॉमस कप पुरुष तथा उबेर कप महिला किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? तो सही जवाब होगा बैडमिंटन में। बैडमिंटन के खेल में थॉमस कप पुरुष के लिए और उबेर कप महिला के लिए पुरस्कृत किए जाते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है भारत के पूर्वी समुद्री तट को। अगला सवाल है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सही जवाब होगा सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। अगला सवाल है कि अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? सही जवाब होगा बनास नदी। बनास नदी जो है यह अरावली के पूर्व की ओर से निकलती है। अगला सवाल है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो गारसोप्पा जल प्रपात या जोग जल प्रपात जो है यह भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। अगला सवाल है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही जवाब होगा गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है। यह जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बैतूल जिला मध्य प्रदेश जो है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अगला सवाल है कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी जो है यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला सवाल है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही जवाब होगा नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सवाल है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? सही जवाब होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर से बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला सवाल है कि कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? सही जवाब होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगला सवाल है कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली बनाती है? तो सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम मजूली है बनाती है। अगला सवाल है कि इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है, क्या नाम है? तो पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम पिगमिलियन पॉइंट है। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल के द्वारा हुई। अगला सवाल है कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। डंकन पास जो है यह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है।
अगला सवाल है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। अगला सवाल है कि वुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वुलर झील स्थित है। अगला सवाल है अगला सवाल है कि जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला सवाल है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। अगला सवाल है कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धृत होती है वह किस राज्य में है? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्धृत होती है। अगला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं? तो सही जवाब होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? सही जवाब होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है यह बंगाल का शोक कही जाती है। अगला सवाल है कि नो ट्रम्प शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से संबंधित है नो ट्रम्प शब्द। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू जो थे यह भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। अगला सवाल है कि टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहां आयोजित हुए? तो एशियाई खेल सर्वप्रथम 1951 में दिल्ली में आयोजित हुए। अगला सवाल है कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है मर्डेका कप। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो प्रथम संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रीट कहाँ जारी की जाती है? सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती है। अगला सवाल है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? सही जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। अगला सवाल है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? सही जवाब होगा 47 विषय थे। अगला सवाल है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? सही जवाब होगा 1956 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल है कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। अगला सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा फजल अली जो थे यह राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? सही जवाब होगा संसद को। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? सही जवाब होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?
सही जवाब होगा अनुच्छेद 511 तक में नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल है कि कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो 7 वर्षों की अवधि अगर आप किसी और देश में बिताते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। सही जवाब होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगर लोकसभा को अपना त्याग पत्र देना हो तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। अगला सवाल है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। सही जवाब होगा लोकसभा स्पीकर जो है इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो सही जवाब होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है यह भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। अगला सवाल है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। सही जवाब होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल है कि निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है। सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यह निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं। अगला सवाल है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। सही जवाब होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है यह परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है कि संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है। सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है यह संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार है। अगला सवाल है कि भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। सही जवाब होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला सवाल है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है। सही जवाब होगा ओजोन गैस। अगला सवाल है कि किसका वाष्प दाब सबसे कम तथा गलनांक सर्वाधिक होता है। सही जवाब होगा टंगस्टन। टंगस्टन का वाष्प दाब सबसे कम और गलनांक सर्वाधिक होता है। अगला सवाल है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाती है। सही जवाब होगा ठोस कहलाती है। फ्रेंड्स, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाती है। अगला सवाल है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो क्या कहलाती है। सही जवाब होगा लिक्विड यानी द्रव कहलाती है। फ्रेंड्स, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो वह क्या कहलाती है, तो द्रव कहलाती है। अगला सवाल है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। सही जवाब होगा परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन जो है यह परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। अगला सवाल है कि एवोगाड्रो संख्या आंकिक मान क्या है। एवोगाड्रो संख्या का आंकिक मान क्या है, तो सही जवाब होगा 6.023 मल्टीपल 10 के पावर 23 जो है एवोगाड्रो संख्या का आंकिक मान होता है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सही जवाब होगा सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला सवाल है कि परम शून्य ताप कितना होता है। सही जवाब होगा 273 डिग्री सेल्सियस जो है यह परम शून्य ताप होता है। अगला सवाल है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। अगला सवाल है कि गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे। तो लाला हरदयाल जो थे यह गदर पार्टी के संस्थापक नेता थे।
अगला सवाल है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्स किस वर्ष हुआ। सही जवाब होगा 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो रिफॉर्स हुआ। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। अगला सवाल है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, इन्हें भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले यह पहले भारतीय थे। अगला सवाल है कि बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी। सही जवाब होगा केसरी। अगला सवाल है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। सही जवाब होगा भगत सिंह ने की थी। अगला सवाल है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, यह काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। अगला सवाल है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। सही जवाब होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। अगला सवाल है कि तमिलनाडु के त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है। सही जवाब होगा थाई पूसम। अगला सवाल है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब होगा महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। सही जवाब होगा लाल लेटराइट मृदा जो है, यह काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगला सवाल है कि कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। सही जवाब होगा अयोध्या नगर जो शहर जो है, यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है। तो सही जवाब होगा तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है। और आज का आखिरी सवाल है कि सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो सही जवाब होगा राजस्थान राज्य में सरिस्का बाघ अभयारण्य स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।